जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं करता हूं स्वागत। और जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि थिंक एमपीपीएससी थिंक एकेएस, यानी कि जब भी आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहें तो आपको एकेएस एकेडमी को एक मौका तो देना पड़ेगा और अपनी तैयारी एक बार में इतनी तगड़ी करनी पड़ेगी कि वापस कभी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़े। और एक मुहिम तो हमने छेड़ी रखी है कि साहब एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए अब कभी किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ क्या देखना है, क्रांति बैच देखना है हमारे YouTube चैनल पर। और लगातार कहता हूं, क्रांति बैच का पूरा आनंद लेना है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखना। प्लेलिस्ट के आगे क्रांति बैच लिखा रहता है, प्लेलिस्ट देख लोगे, लेक्चर ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। मेंस की तैयारी करनी है टिप टू टॉप, ऐप इंस्टॉल करो एकेएस सिविल एकेडमी का। कोर्स दिख रहा है 2026 का मेंस प्लस मेंटरशिप वाला कोर्स है। ये वाला कूपन वहां पर अप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के लेक्चर की ओर। और आज के लेक्चर में हमें बात करनी है आगे की कहानी की। आप सभी को पता है कि इस सीरीज में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। और ये जो लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर 19 है। मैं पार्लियामेंट टॉपिक को शुरू कर चुका हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा काम चल रहा है और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। लेक्चर आगे बढ़ने से पहले आपको अपना काम पता है क्या कर देना है। आपको वीडियो को दबा के लाइक कर देना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है। आपको लाइक का बटन दबाए बिना आपको वीडियो आगे नहीं देखनी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन, और जितना मोटिवेशन मुझे मिलता है मैं उतना ही बेहतरीन और उतना ही क्वालिटी के साथ आपका पूरा प्रीलिम्स पास करवाने की कहानी को आगे बढ़ाता रहूंगा। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पढ़ाया था। मैंने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पढ़ाया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एसटीवी एकल हस्तांतरणीय मत पढ़ाया था। लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना पढ़ाई थी। और कई सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर किया था। और कई सारे फैक्ट्स भी हम लोगों ने कवर किए थे। और दोस्तों, आज मुझे जिस टॉपिक से शुरू करना है उस टॉपिक का नाम क्या है, आप यहां पर देखें। ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेज, यानी कि दोनों सदन का कार्यकाल। दोनों सदन का मतलब यहां पर मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल आपको पढ़ाऊंगा। ध्यानपूर्वक समझना, खास तौर पर राज्यसभा वाला, क्योंकि यहां पर व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलिए, बढ़िया चल रही है कहानी। दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल आपसे कोई भी पूछे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को दोस्तों क्या कहा जाता है? राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। और दोस्तों, परमानेंट हाउस का मतलब होता है एक ऐसा हाउस, एक ऐसा सदन जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, जो कभी भी विघटित नहीं होता। और अगर आपको पता होगा कि ये डिसॉल्व शब्द का मतलब क्या होता है, तो मैंने जो पार्लियामेंट का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था ना, मैंने इस शब्द का इतना गहरा चिट्ठा खोला था कि उससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए थे। डिसॉल्व का मतलब होता है किसी हाउस को भंग कर देना, खत्म कर देना और वापस फ्रेश चुनाव करवाना। अभी फिलहाल इतना बता सकता हूं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि पिछले लेक्चर को, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। एक बार बता दिया, दैट्स इट। डिसॉल्व का मतलब बस इतना फिलहाल जान लो। अगर पिछला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिसॉल्व का मतलब होता है किसी भी हाउस को दी एंड कर देना, किसी भी हाउस को भंग कर देना और फिर वापस से फ्रेश इलेक्शंस करवा के उस घर की सीटों को वापस से भरना। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, यानी कि ये हाउस कभी भी खाली नहीं होता। ये हाउस कभी भी क्या नहीं होता? नेवर एम्प्टी। आपको राज्यसभा कभी भी खाली नहीं दिखेगा। यहां पर कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त पर अपने सीट पर विराजमान रहता है। ठीक है, अब दोस्तों हमको बात करना है कि कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल समझ लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, कार्यकाल लिखा हुआ है कितना? 6 साल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको आप कहते हो कार्यकाल, या फिर आप इसको क्या कहते हो? ड्यूरेशन कहते हो। क्या कहते हो आप इसको? ड्यूरेशन। आप इसको ड्यूरेशन कहते हैं, कार्यकाल कहते हैं। और ये ड्यूरेशन किन लोगों के लिए है? ये जो 6 साल वाला जो ड्यूरेशन है ना, ये राज्यसभा के सदस्यों के लिए, ये राज्यसभा के मेंबर्स के लिए है। ठीक है,
यानी कि कोई भी व्यक्ति, मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और वैसा ही रजिस्टर में लिख लेना, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव जीतता है और वो सांसद बनता है तो वो राज्यसभा में कितने वक्त तक रहेगा? वो राज्यसभा में 6 साल तक रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? वो राज्यसभा में कितने साल तक रहेगा? वो राज्यसभा में 6 साल तक रहेगा। ये बात पक्की समझ में आ रही है हमको? अब सुनो, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक और कंडीशन क्या है? इसके साथ साथ एक और कंडीशन ये है कि प्रत्येक 2 साल में यानी कि एवरी 2 इयर्स राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 मेंबर्स को क्या कर दिया जाएगा? 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत हो जाती है। जब हम इस कंडीशन को पढ़ाते हैं तो व्यक्ति जल्दबाजी में पड़ जाता है और फिर वो कंफ्यूजन क्या कर देता है? वो कंफ्यूजन में ये बोल देता है कि राज्यसभा में जो भी व्यक्ति चुनाव जीत के आता है वो केवल 2 साल रहता है और 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है, जो कि गलत है। राज्यसभा का चुनाव जो जीत के आ रहा है वो कितने वक्त तक अपनी सीट पर विराजमान रहेगा? 6 साल तक। तो जो ड्यूरेशन है, जो बेटा कार्यकाल है, वो 6 साल का है, ठीक है। लेकिन उस 6 साल के कार्यकाल के साथ एक अलग से कंडीशन क्या है कि प्रत्येक 2 साल में मैं राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स को रिटायर करूंगा। क्योंकि अगर मैं दोस्तों राज्यसभा के सारे मेंबर्स को तो एक साथ रिटायर कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, वो किसी भी वक्त पे कंप्लीटली खाली तो कभी नहीं होगा, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं क्या करता हूं कि हम राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को हर 2 साल रिटायर करते हैं और उनकी जगह पर नए 1/3 सदस्यों को भर्ती कर देते हैं, ठीक है। अब आइए समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मुझे इसके लिए आपको थोड़ा सा एक ब्लैंक स्क्रीन मुझे जो है लगेगी। मैं समझता हूं कि इतनी जगह मेरे लिए काफी रहेगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं दोस्तों आपसे किस काय की बात करने वाला हूं? मैं यहां पर आपसे पहली राज्यसभा की बात करूंगा। यानी कि सर जो पहली राज्यसभा बनी थी वहां पर मेंबर्स को रिटायर कैसे किया गया था, ये बहुत बहुमूल्य जो है दोस्तों चीज है और आपको ध्यान देखना है। फर्स्ट राज्यसभा में मेंबर्स को कैसे रिटायर किया गया था? फर्स्ट राज्यसभा में मेंबर्स को कैसे रिटायर किया गया? कैसे रिटायर किया गया, ये प्रश्न है। और यही प्रश्न आपको अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर में जो है दोस्तों लिख लेना है, जो आपका क्रांति बैच का रजिस्टर है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पहली राज्यसभा कब बनी थी। पहली राज्यसभा 1952 में बनी थी। ये भी आपके लिए एक फैक्ट है। पहली राज्यसभा कब बनी थी? 1952 में पहली राज्यसभा जो है गठित हुई थी, बनी थी, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आपको इस बात का याद रखना है कि मान के चलिए पहली राज्यसभा में हमको क्या करना है? हमको मान के चलना है कि पहली राज्यसभा में टोटल 60 मेंबर्स थे। पहली राज्यसभा में दोस्तों कितने मेंबर्स थे? पहली राज्यसभा में 60 मेंबर्स थे। पक्की बात है दोस्तों, ध्यानपूर्वक एग्जाम्पल लिया है ना? क्या लिया है? एग्जाम्पल लिया है कि टोटल मेंबर्स पहली राज्यसभा में कितने थे? 60 थे। अब आप सभी को पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि प्रत्येक मेंबर को कितने साल का ड्यूरेशन है? 6 साल का। यानी कि इनमें से हर व्यक्ति 6 साल तक राज्यसभा में रह के जाएगा और आफ्टर 6 साल वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। परंतु यहां पर अब हमको 2 कंडीशंस पूरी करनी है। इन 60 के 60 मेंबर्स का जो कार्यकाल है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कायदे से इनका कार्यकाल दोस्तों कितना है? तो कायदे से इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। लेकिन हमको एक और कंडीशन पूरी करनी है। एक और शर्त पूरी करनी है। और वो एक और शर्त दोस्तों क्या है? वो एक और शर्त जो हमको पूरी करनी है वो दोस्तों क्या है? तो दोस्तों वो एक और शर्त ये है कि हर 2 साल में कितने लोगों को रिटायर करना है? 1/3 मेंबर्स को रिटायर करना है कि नहीं बात? हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को हमको क्या करना है? रिटायर करना है, उनको हटा देना है।
रिटायर करना है, उनको हटा देना है। ठीक है, बात पक्की बात है। अब दोस्तों जब आप इस 60 का एक तिहाई निकालोगे, 60 का क्या निकालोगे, एक तिहाई, तो कितने आ गए? बोले साहब 20 मेंबर्स आ गए। ठीक है साहब, 20 मेंबर्स आ गए। तो मतलब मुझे ये 20 मेंबर्स को कितने साल बाद रिटायर करना होगा? मुझे इन 20 मेंबर्स को, देखो 1952 में बनी है राज्यसभा, तो पूरा 1952 और पूरा 1953, 2 साल पूरे हो गए। तो मुझे इनको कब रिटायर करना पड़ेगा? मुझे इनको रिटायर करना पड़ेगा 1954 में। मुझे इनको कब रिटायर करना पड़ेगा? 1954 में रिटायर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक समस्या क्या आ जाएगी कि सर आपने तो अभी पढ़ाया था कि राज्यसभा का हर मेंबर कितने साल तक रहता है? 6 साल तक रहता है। लेकिन ये 20 सदस्य तो बेचारे कितने साल तक रहे? 1952, 1953 और 54 में चले गए। मतलब इनको सिर्फ कितने साल रहने का मौका मिला? सिर्फ 2 साल। सिर्फ 2 साल। सिर्फ 2 साल इनको क्या मिला? सिर्फ 2 साल इनको मौका मिला। और जी हां दोस्तों, ये इनके साथ जागती हुई है, ये इनके साथ जागती हुई है। और क्यों जागती हुई है? क्योंकि हमको जो पहली राज्यसभा है उसमें कुछ लोगों के साथ ये करना ही पड़ा, क्योंकि हमको अपनी चेन बनानी थी। ठीक है, अब इन 20 मेंबर्स को चयन कैसे किया गया? अब आप कहोगे कि सर ये 60 मेंबर में से हमको 20 मेंबर्स को 2 साल बाद रिटायर करना है, मतलब वो 4 साल अपना कार्यकाल कम जी पाएंगे। ठीक है साहब, समझ में आ गया। तो ये 20 मेंबर्स को हमने लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया, यानी कि ये 60 मेंबर्स के नाम की पर्ची एक जगह पर डाली गई और उसमें से 20 मेंबर रेंडमली उठा लिए गए, और जो 20 मेंबर की पर्ची आ गई सबसे पहले, उन 20 मेंबर्स को 2 साल बाद रिटायर कर दिया गया। पक्की बात समझ में आ गई? पक्की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो 20 मेंबर रिटायर हुए हैं, इनको मैं कह देता हूं बैच नंबर 1। कह दूं दोस्तों बैच नंबर 1। अब ये जो बैच नंबर 1 रिटायर हुआ है दोस्तों, अब इस बैच नंबर 1 की जगह एक बैच नंबर 2 आया होगा। तो जितने लोग गए हैं उतने लोग नए आ गए, जितने लोग गए हैं उतने लोग नए आ गए। तो बैच नंबर 2 में कितने मेंबर्स नए आ गए? 20 आ गए। और इनकी ज्वाइनिंग कब से हुई है? 1954 से। कब से ज्वाइनिंग हुई है इनकी? 1954 से। इनको साइड कर देते हैं। ठीक है, वापस से टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 20 गए, 20 आ गए, वापस से कितनी हो गई? 60 हो गई। ठीक है, फिर 1954 पूरा चला, 1955 पूरा चला। अब वापस से क्या आ गया? अब वापस से आ गया 1956। क्या आ गया वापस से? 1956। दोस्तों वापस से क्या आ गया? अब वापस से आ चुका है 1956। यानी कि अब मुझे और कितने बंदे चाहिए? अब मुझे और 20 मेंबर्स चाहिए। अब मुझे और 20 मेंबर्स चाहिए जिनको मैं क्या कर सकूं? जिनको मैं रिटायर कर सकूं। लेकिन अब ये 20 मेंबर कहां से आएंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब पिछले 20 गए थे 1954 में, तो उनकी जगह ये नए आ गए थे 1954 में, उनकी जगह ये नए आ गए थे 1954 में। तो मुझे इनको छेड़ना नहीं है, ये वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो इस स्टार्टिंग वाले 60 में 20 चले गए, 20 नए आ गए, तो स्टार्टिंग वाले 60 में जो 40 बचे होंगे ना, मुझे उन 40 में से वापस से लॉटरी करनी पड़ेगी और 20 लोगों को हटाना पड़ेगा। क्योंकि जो वो 40 मेंबर है ना, अभी उनके 6 साल पूरे हुए नहीं है, क्योंकि इन सब ने ज्वाइनिंग कब करी थी? 1952 में। तो पूरा 52, पूरा 53, पूरा 54 और पूरा 55, यानी कि 4 साल इन 40 मेंबर्स ने अभी तक जी लिए हैं। और इनमें से जो 20 थे वो तो बेचारे केवल 2 ही साल जी पाए थे, और जो बचे हुए 40 हैं उन्होंने कितने साल जी लिया है? अपने टोटल 6 साल का 4 साल जी लिया है। लेकिन अब चूंकि 1956 आ चुका है, तो मुझे वापस से वही रूल फॉलो करना है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर करना है। तो अब मैं जो वापस जो 20 मेंबर्स को रिटायर करूंगा, देखो 1/3 का आंसर हमारे एग्जाम्पल में हमेशा 20 आएगा, क्योंकि हम टोटल मेंबर्स का 1/3 करेंगे, तो मुझे 20 मेंबर्स को रिटायर करना है, ये बात तो पक्की है। लेकिन वो 20 मेंबर्स मैं टोटल 60 में से ना उठाकर ये जो बचे हुए 40 यहां पर हैं उसमें से उठाऊंगा, मैं इन नए वालों को छेड़ूंगा नहीं। सही बात है। तो ये जो 40 मेंबर दोस्तों यहां पर रहेंगे, ये 40 के 40 केवल कितने साल जी पाए हैं? कितने साल अपने कार्यकाल के पूरे कर पाए हैं? केवल 4 साल पूरे कर पाए हैं। और 1956 का समय आ गया, यानी कि अब मुझे वापस से कितने बंदे चाहिए? मुझे वापस से 20 मेंबर्स चाहिए, और इन 20 मेंबर्स को इन 40 में से मुझे उठाना है। तो मुझे उसके लिए वापस से दोस्तों क्या करनी पड़ेगी? मुझे उसके लिए वापस से क्या निकालनी पड़ेगी? मुझे उसके लिए दोस्तों वापस से लॉटरी निकालनी पड़ेगी।
समझ में आई बात? मुझे वापस से अब दोस्तों क्या निकालनी पड़ेगी, लॉटरी निकालनी पड़ेगी, और लॉटरी निकाल के चिट जिन 20 लोगों की चिट मेरे सामने सबसे पहले आएगी मैं उनको हटा दूंगा। तो अगर आप दोस्तों देखो, जो ओरिजिनल 60 बंदे थे, उन ओरिजिनल 60 बंदों में से ये 20 चले गए और ये 20 चले गए, और ओरिजिनल 60 में से 20 अभी भी बचे हैं। और अब जो अगला 2 साल बाद हटाने की बात आएगी वो कब आएगी? 1956 के बाद 1958 में आएगी। तो अब आप दोस्तों कैलकुलेशन करना, ये जो ओरिजिनल में से 20 यहां गए, 20 यहां गए, तो ओरिजिनल में से 20 अभी भी बचे हैं। इन 20 लोगों ने ज्वाइन कब किया था? 1952 में, और साल कौन सा आ चुका है? 1958। यानी कि ये 20 लोग वो हैं जिन्होंने अपने 6 साल पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से पूरे कर लिए हैं। यानी कि 1958 में अब लॉटरी की जरूरत नहीं है। अब मुझे लॉटरी की जरूरत दोस्तों नहीं है। अब मैंने उन 20 बंदों को उठा लिया है जिनके 6 साल पूरे हो चुके हैं, 1952 से लेके 1958 तक। पक्की बात समझ में आ गई? तो अब मैं सिर्फ उन 20 बंदों को क्या करूंगा? रिटायर कर दूंगा। पक्की बात? अब फिर 1958 के बाद अगली बार 2 साल बाद हटाने का मौका आएगा, तो अब मैं 1960 में आके किसे हटाऊंगा? याद करो, अब मैं दोस्तों 1960 में आके इन 20 बंदों को हटाऊंगा जो सबसे पहली बार जब ये गए थे तो इनकी भर्ती हुई थी और मैंने इनको टच करने के लिए मना किया था। तो 1954 में इनकी भर्ती हुई, 1960 आ चुका है, 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब इन 20 लोगों को हटा दो। यानी कि अब जो है साइकिल यहां पर क्या हो गई है? डेवलप हो गई है। तो मैंने आपको 52 से लेके 1960 तक का कैलकुलेशन करके बता दिया है कि बस शुरू में 2 बार लॉटरी निकालने की जरूरत पड़ी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक ऐसी साइकिल बन गई जहां पर सदस्यों के 6 साल पूरे होते गए, और फिर हम उनको और फिर हम उनको आफ्टर 6 ईयर्स हम उनको क्या करते गए? रिटायर करते गए। तो बस 2 बार लॉटरी निकाली और उसके बाद एक बढ़िया चेन बन गई। तो कोई भी राज्यसभा का कार्यकाल आपसे पूछे कि राज्यसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो कितने साल तक बैठते हैं, तो बोले 6 साल। बस जब शुरू में राज्यसभा बनी थी तो शुरू के जो 20 मेंबर्स थे वो, मतलब शुरू के 20 तो हमारा एग्जाम्पल है, शुरू के जो 1/3 थे उनको केवल 2 साल का मौका मिला, अगले जो 1/3 मेंबर्स थे उनको केवल 4 साल का मौका मिला, उसके बाद फिर हर 1/3 मेंबर ने 6-6 साल पूरा करके ही रिटायरमेंट लिया है। पक्की बात? तो 2 कंडीशंस फॉलो करनी होती है कि 6 साल का ड्यूरेशन हो जाए और प्रत्येक 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर करना है। अब दोस्तों इससे बेहतर मैं आपको नहीं समझा सकता, ये मेरा बेस्ट था। ठीक है, अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या तो आप इसको पुनः देख लीजिए, और पुनः देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि फिर आप कहीं और जाके समझो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जितने प्यार से और जितने एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है तो आपको दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, आप ये भी समझ गए कि राज्यसभा जब बनी थी तो शुरुआत में 2 बार हमको लॉटरी निकालनी पड़ी। जब दोस्तों हम लोकसभा का कार्यकाल समझते हैं तो यहां पर हमको कोई टेंशन की बात नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा के लिए क्या शब्द यूज किया है? गैर स्थायी सदन। गैर स्थायी सदन मतलब नॉन परमानेंट। यानी कि ये मत समझना कि लोकसभा कभी खाली नहीं होता। लोकसभा खाली हो सकता है, 2 तरह से लोकसभा खाली हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? लोकसभा 2 तरह से खाली हो सकता है। लोकसभा 2 तरह से, लोकसभा 2 तरह से पूरा खाली हो सकता है। पूरा खाली मतलब ऐसा खाली हो जाए कि उसके अंदर फिर कोई भी मेंबर ना बचे और फ्रेश चुनाव करवाना पड़े। ठीक है ना? तो पूरा खाली होने का मतलब क्या है कि पूरा खाली मतलब पूरा खाली, कोई भी मेंबर नहीं है उसके अंदर, अब फ्रेश चुनाव करवाने पड़ेंगे और वापस बंदों को बिठाना पड़ेगा। तो पूरी तरह से ये 2 तरह से खाली हो सकता है। पहला तरीका क्या है? जब लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाएं। दोस्तों लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। जब लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाएं, जब लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाएं, पहला तरीका। या 5 साल होने से पहले, या 5 साल होने से पहले, या 5 साल होने से पहले ही राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट लोकसभा को विघटित कर दें।
लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, लोकसभा को विघटित कर दें। ठीक है, मैं वापस कहूंगा दोस्तों, प्लीज मेरा पार्लियामेंट का लेक्चर नंबर 1 देख लेना। मैंने बहुत तरीके से प्रोसेस समझाई है कि प्रेसिडेंट क्यों, कब और कैसे लोकसभा को 5 साल पूरा होने से पहले ही डिसॉल्व कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इसका 1 लाइन में आंसर देना चाहूं तो दोस्तों मैं आपसे यह जरूर कह सकता हूं कि जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि जो सत्ताधारी दल होता है, ये रूलिंग पार्टी कैसे बनी होती है? रूलिंग पार्टी, ये रूलिंग पार्टी का मतलब होता है वो पार्टी जो केंद्र सरकार में अपनी सरकार चला रही है। और ये रूलिंग पार्टी कैसे चला रही है अपनी सरकार? क्योंकि इस रूलिंग पार्टी के पास क्या रहा होगा? इस रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी रही होगी। मेजॉरिटी रही होगी मतलब बहुमत रहा होगा, मतलब 50% से ज्यादा लोकसभा के मेंबर्स इसी पार्टी के होंगे। तो 5 साल में किसी भी कारणवश अगर यह रूलिंग पार्टी अपने बहुमत को खो देती है, यानी कि 50% से ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में इस पार्टी के नहीं रहते हैं, तो फिर उस परिस्थिति में इस पार्टी को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। उसी को लोकसभा का डिसोल्यूशन अर्थात विघटन कहते हैं। और उसके बाद फिर फ्रेश चुनाव करवाने पड़ते हैं। पक्की बात समझ में आई? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में वापस मैंने उसको समराइज करने का प्रयास किया है दोस्तों। ठीक है, चलो अब 5 साल हमने समझ लिए। 2 तरह से 5 मतलब 2 तरह से लोकसभा को खाली किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा अब यहां पर दोस्तों ये जो फैक्ट है ये बहुत ही बहुमूल्य फैक्ट है, तो मैं इस पर लिख लूंगा, इस पर मैं लिख रहा हूं यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे देश में क्या लगा हुआ है? नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। मैंने अपने प्रीवियस पॉलिटी लेक्चर्स में इसकी भी चर्चा करी है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और मैं इसकी बहुत डिटेल में चर्चा पता है कब करूंगा? जब मैं आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ही होते हैं या साहिबा होती हैं जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाती हैं। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि देश पर कोई विपत्ति आ गई है, या तो बाहर से या अंदर से, दोनों तरफ से कहीं से भी, और देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है। और देश में दोस्तों जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तब उस वक्त चुनाव नहीं करवाए जा सकते। बात मेरी समझना, जब देश में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान चुनाव नहीं करवा सकते, चुनाव नहीं करवा सकते। और भैया अगर आपके पास चुनाव करवाने की फुर्सत है तो फिर उस परिस्थिति को नेशनल इमरजेंसी कह ही क्यों रहे हो? नेशनल इमरजेंसी मतलब कोई गंभीर समस्या है, और चुनाव इतने बड़े लेवल पर होता है लोकसभा का पूरे देश में, तो क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में पूरे देश में चुनाव हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता। और अगर चुनाव नहीं हो सकता और मान के चलो उसी वक्त लोकसभा के 5 साल भी पूरे हो गए, सिचुएशन समझ रहे हो? इमरजेंसी लगी हुई है, फ्रेश चुनाव हो नहीं सकते, और लोकसभा के 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो 5 साल पूरे हो गए हैं और फ्रेश चुनाव हो नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों पुरानी लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। पुरानी लोकसभा को एक बार में कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा? उसको कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा? 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पक्की बात समझ में आई? जैसे कि आज अगर 2025 चल रही है और 2025 में लोकसभा के 5 साल खत्म हो रहे हैं, बट किसी कारणवश 2025 में हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है, तो फिर लोकसभा का 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि लोकसभा अब 2026 तक काम करेगी। उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी वो 1 साल एक्स्ट्रा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि देश में इमरजेंसी की हालात थे और फ्रेश चुनाव नहीं हो सकते थे। पक्की बात समझ में आ गई? लेकिन अब आप कह रहे हो कि सर इमरजेंसी लगी थी 2025 के अप्रैल महीने में। पक्की बात। और 2025 के अप्रैल महीने में हमने घोषणा कर दी कि साहब 1 साल तक लोकसभा को बढ़ा दो। तो लोकसभा कब तक बढ़ेगी? 2026 के अप्रैल तक बढ़ेगी, क्योंकि एक बार में 1 ही साल बढ़ सकती है। लेकिन सर ऐसा हुआ कि 2025 के अगस्त में ही इमरजेंसी खत्म हो गई। 2025 के अगस्त में ही क्या हो गया? इमरजेंसी खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर दोस्तों रूल क्या कहता है? अगर जैसे ही इमरजेंसी की सिचुएशन खत्म हो गई है, अगर इमरजेंसी क्या हो गई है? एंड हो गई है, इमरजेंसी की सिचुएशन खत्म हो गई है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है।
समझना, जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो गई उस दिन से लेके सिर्फ 6 महीने तक ही पुरानी वाली लोकसभा का एक्सटेंड किया जा सकता है। 6 महीने बाद चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो हमने अप्रैल महीने में क्या कहा कि 1 साल के लिए पुरानी लोकसभा को बढ़ा दो, यानी कि 2026 अप्रैल तक बढ़ा दो। लेकिन इमरजेंसी खत्म हो गई कब? अगस्त 1 तारीख को। पक्की बात। तो 1 अगस्त से अब आप 6 महीने जोड़ो, तो अगस्त का पूरा महीना आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया और जनवरी आ गया। यानी कि 31 जनवरी तक ही पुरानी लोकसभा कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी 1 अगस्त को खत्म हो चुकी है और 1 फरवरी से फ्रेश चुनाव के माध्यम से नई लोकसभा को बुलाना पड़ेगा। पक्की बात क्लियर है? तो एक बार में लोकसभा को कितने साल तक बढ़ाओगे? 1 साल तक। किस सिचुएशन में? इमरजेंसी के सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि फ्रेश चुनाव नहीं हो सकते इमरजेंसी के दौरान, और जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो गई उस दिन से मैक्सिमम पुरानी लोकसभा को कितने महीने तक खींच सकते हो? 6 महीने। आफ्टर 6 महीने फ्रेश चुनाव, फ्रेश लोकसभा। पक्की बात? चल, क्योंकि दोस्तों पता है हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जब ऐसे फैक्ट्स को पढ़ जाते हैं ना, दिमाग में याद नहीं होता है, और मैं दोहराता इसी, और मुझे पता है मैं जब मेंस के कोर्स में लेक्चर पढ़ाता हूं तो जनरली टीचर 1 या 1.5 घंटे में खत्म कर देता है, हद से हद टीचर 2 घंटे में खत्म कर देता है। मुझे 2.5 तक, मैं 2.5 तो यूं ही जाता हूं नॉर्मल। और आप मेरे रिसेंट, मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं कोर्स के अंदर, तो वहां तो मैं 3-3.5 घंटे जाता हूं आराम से। लेकिन जो लेवल फिर आता है वहां पर, तो वो हाथों हाथ याद होता है, अलग से बैठ के याद नहीं करना पड़ता। इसलिए जब मैं YouTube पे 1 घंटे का लेक्चर पढ़ाता हूँ, क्योंकि YouTube पे लोग 1 घंटे से ज़्यादा देखना ही नहीं चाहते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है। जब तक एग्जाम करीब नहीं आएगा तब तक नहीं देखते, एग्जाम आता है तब वो 3-4 घंटे 5 घंटे के मैराथन भी देख लेते हैं, उससे पहले नहीं देखते। तो वो 1 घंटा मुझे बहुत कम सा महसूस होता है, क्योंकि जो मेरी पढ़ाने की स्टाइल है उसको 1 घंटा सूट नहीं होता है, ऐसी चीज़ है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में बहुत ज़्यादा ही पढ़ा देता हो। तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद की सदस्यता अगर मुझे लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मुझे क्वालिफिकेशंस यानी कि पात्रता अपनी पता होनी चाहिए कि मैं कैसे लोकसभा का मेंबर बन सकता हूं। सबसे पहले मुझे भारत का नागरिक होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, हो जाएंगे, हैं मतलब। और उसके बाद अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं लोकसभा का, तो मुझे फिर क्या लेनी पड़ेगी? मुझे जो है शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इनफैक्ट चुनाव जीतने से पहले भी शपथ लेनी पड़ती है जब आप चुनाव में खड़े होते हो, ठीक है ना। किसके सामने शपथ लेनी पड़ती है? निर्वाचन आयोग के सामने आपको शपथ लेनी पड़ती है अगर आप चुनाव में भाग लेना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप 2 पॉइंट तो ऊपर के सेम हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, ये तो सेम है, ये लोकसभा में भी यही पॉइंट काम आएंगे और राज्यसभा में भी यही पॉइंट काम आएंगे। अगर मैं राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता हूं तो मेरे पास कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल। यानी कि अगर आप 29 साल के हो तो आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। यानी कि वर्तमान में अगर मैं अपनी 29 साल की उम्र को देखूं तो मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। मेरे पास मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल। तो मुझे अभी 1.5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं राज्यसभा का मेंबर बन सकता हूं। लेकिन अगर मैं लोकसभा का मेंबर बनना चाहता हूं तो अगर मैं 25 साल का हूं तो मैं बन सकता हूं। अगर तुम 24 साल के हो तो लोकसभा के मेंबर नहीं बन पाओगे। कम से कम कितने के होके आओ? 25 होके आओ। अभी तुम्हारी डाउनलोडिंग 80% पे अटकी हुई है, 20% और डाउनलोड करो, पहले 25 के होके आओ, ठीक है। उसके बाद आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर ये जो 3 क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, इनके साथ साथ चौथी क्वालिफिकेशन क्या कहती है कि भविष्य में संसद यानी कि पार्लियामेंट कोई और क्वालिफिकेशन अगर बना देती है तो आपको उन क्वालिफिकेशंस को भी पूरा करना पड़ेगा। मतलब कोई अदर पात्रता, कोई अदर क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट ने लॉन्च कर दी कि भाई तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, तो फिर आपको उनको भी पूरा करना पड़ेगा, तभी आप फिर पार्लियामेंट के मेंबर बन पाओगे, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उसके बाद दोस्तों कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी आपके पास होनी चाहिए, और ये जो अतिरिक्त योग्यताएं मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये क्वालिफिकेशंस कौन से अधिनियम में लिखी हैं? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी है। ये काय में लिखी है? रिप्रेजेंटेशन, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो अधिनियम है 1951 का, वहां पर जो है ये क्वालिफिकेशंस, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, तो कृपया इसको आप ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो, यहां पर अब सुनो,
अगर तुम लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो तुम किसी ना किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तुम किसी ना किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तुम खुद सांसद बनना चाहते हो तो तुम इंडिया की किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो तुम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक रजिस्टर्ड वोटर, एक पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। और ये तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। आप एक बार 18 साल के ऊपर हो गए तो आप वैसे ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, आप वहां पर क्या बन सकते हो, एक रजिस्टर्ड वोटर बन सकते हो। तो ये तो बहुत बेसिक कंडीशन है, ये तो बन जाएगा, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड वोटर तो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। फिर यहां पर दोस्तों SC ST के संबंध में एक बात है कि जो SC ST का व्यक्ति है ना, वो अगर अपनी आरक्षित सीट से लड़ना चाहता है तो वो अपनी आरक्षित सीट से, यानी कि जो सीट SC ST के लिए रिजर्व होती है, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो SC ST वाला पॉइंट है ये राज्यसभा और स्टेट लेवल पर जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि SC ST का कोई भी आरक्षण राज्यसभा और स्टेट लेवल पर विधान परिषद में नहीं होता। तो SC ST का आरक्षण केवल कहां होता है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में। ठीक है, तो ये जो SC ST वालों के लिए जो बात कही गई है वो क्या कही गई है कि अगर ये अपने लिए जो रिजर्व्ड सीट है, जो आरक्षित सीट है, वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ये चाहें कि इनको अपनी आरक्षित वाली सीट से चुनाव नहीं लड़ना, इनको जनरल वाली सीट से चुनाव लड़ना है, तो ये जनरल वाली सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में आधे लोग तो ऐसे हैं जिनको जनरल का मतलब ही नहीं पता है। वो समझते हैं कि जनरल का मतलब वो सीट है जिस पे जनरल कैटेगरी के लोग बैठते हैं। नहीं भैया, जनरल के अंदर जो भी सीट होती हैं उस पर चाहे SC ST, चाहे OBC, चाहे EWS, कोई भी बैठ सकता है। परंतु जो SC ST की सीट है उस पर केवल SC ST बैठेगा, जो OBC की सीट है उस पर केवल OBC बैठेगा, जो EWS की सीट है उस पर केवल EWS बैठेगा, परंतु जो जनरल की सीट है अनारक्षित, उस पर हर कोई बैठ सकता है। इसीलिए जनरल वाला व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है इस हालात को देखकर, कि बोलता है कि भैया कुछ भी करना, कुछ भी करना, लड़की पैदा किया है तो अगली बार लड़का बना देना, और लड़का पैदा किया है तो अगली बार लड़की बना देना, परंतु जनरल में ना पैदा करना भगवान। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। ये सब नहीं सोचना चाहिए भाई। मैंने तो कभी भी अनारक्षित वर्ग में होने का लोड ही नहीं लिया, सच बता रहा हूं। मुझे मेरी बोर्ड में जो 12th के बोर्ड में जो परसेंटेज थी, मेरी 96 परसेंटेज थी। अगर मैं SC ST या OBC से होता, या उस जमाने में EWS तो खैर था नहीं, तो मैं कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय के फर्स्ट या सेकंड रैंक के कॉलेज में पहुंच जाता। लेकिन जनरल होने की वजह से मुझे 5वीं रैंक का कॉलेज मिला, जो कि बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई लोड लिया ही नहीं हमने। बोले कॉलेज अच्छा है, आप अच्छी पढ़ाई कर लो, अपनी फील्ड में बेस्ट बन जाओ। अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल रहे हम कहाँ रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं ना, तो संघर्ष तो है ही, संघर्ष तो है। बेचारा जो SC ST और OBC वाला है, उन्होंने जातिवाद देखा पुराने जमाने में, उनको वहां संघर्ष करना पड़ा, तो जनरल वाले को अब संघर्ष करना पड़ रहा है। हल्का रखो दिमाग यार, इतना लोड मत लो, सब सेट है। अब हर चीज का टेंशन आप लोगे तो फिर टेंशन हमेशा आपके पास विराजमान रहेगी, है ना। तो मत सोचो, इतना हल्का रहो, दिमाग से मस्त पढ़ते जाओ और रगड़ दो एकदम पढ़ाई कर करके, और नंबर 1 बन जाओ आप, कहानी खत्म। अगर दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन करना है, मान के चलो लोकसभा और राज्यसभा में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई मेंबर बैठा है, और हमें उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो वो किस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, वो एक बार जो है दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है ना, ध्यानपूर्वक देखना। तो क्या बताया गया है, किस किस तरीके से, अगर वो व्यक्ति कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दोस्तों कभी भी आपसे कहा जाए ना लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद क्या होता है, तो लाभ का पद का मतलब होता है, इतना सिंपल परिभाषा दे रहा हूं कि कभी गलती नहीं करोगे, कोई सरकारी नौकरी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद क्या होता है,
कोई सरकारी नौकरी, समझ में आया? तो जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है और वो मेंबर बन भी गया, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई सरकारी नौकरी में अभी भी शामिल है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आप सांसद बन चुके हो, लोकसभा राज्यसभा में आप मेंबर बन चुके हो, तो आप चुपचाप वही रहिए, आपको किसी भी सरकारी नौकरी में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। और अगर आपने किया तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद मानते हुए हम आपकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर देंगे और आपको हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है? उसके बाद कहा गया है कि अगर पाया गया कि जो लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर है उसकी बुद्धि खिसक गई है, वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, मानसिक रूप से उसको कोई समस्या हो गई है। वैसे तो यार लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बैठा हुआ ऑलमोस्ट हर नेता अनसाउंड माइंड का ही होता है, उनकी बाय डिफॉल्ट बुद्धि तो उनमें कहां ही होती है, तो उस हिसाब से तो उन सबको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कम ही लागू होता है दोस्तों अपने देश में, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, फेल हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है? अगर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर दिवालिया घोषित हो गया, दिवालिया घोषित होने का मतलब क्या है? इनसॉल्वेंट, अंग्रेजी में कहते हैं इनसॉल्वेंट। अगर मैं आपको दिवालिया घोषित होने की परिभाषा दूं तो परिभाषा क्या होती है? जब आप अपने कर्जदारों का पैसा ना चुका पाएं, जब आप अपने कर्जदार को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डेटर्स। तो जब आप अपने कर्जदारों का कर्ज ना चुका पाएं, कर्ज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेट। तो जब आप अपने कर्जदारों का कर्ज ना चुका पाएं तो उसे हम कहते हैं कि आप क्या हो चुके हो? आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, आप दिवालिया घोषित हो चुके हो, आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। अब आप कहोगे सर कोई बेचारा व्यक्ति पूरा दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये तो उसके साथ हमको सिंपैथी दिखानी चाहिए, उल्टा हमने उसको पार्लियामेंट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। अरे सर गरीब होना कोई गुनाह थोड़ी ना है भाई, है। कैसे? जो व्यक्ति अपने कर्जदारों का पैसा नहीं चुका पा रहा, आप उसी को इंसॉल्वेंट कह रहे हो, दिवालिया कह रहे हो, तो मतलब वो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। और अगर वो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है और उसी के साथ साथ वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, तो सोचिए फिर वो अपने पद का कितना दुरुपयोग करेगा और अपने सारे कर्ज को गलत तरीके से चुकाने का प्रयास करेगा। तो उससे पहले ही आप उसे क्या कर दो? डिस्क्वालीफाई कर दो। समझ में आ रही है? वैसे नेता इतना पैसा रखते हैं उसके बावजूद भी खूब खाते हैं, फिर भी डिस्क्वालीफाई तो होते नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारे देश में कुछ खास लागू होता नहीं है, लेकिन समझना वैसे ही है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर विदेश की नागरिकता हासिल कर लेता है, तो साहब मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में दोहरी नागरिकता चलती नहीं है, डुअल सिटीजनशिप चलती नहीं है। मतलब जिस दिन आपने दूसरे देश की नागरिकता हासिल करी तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन का, तो पहला पॉइंट ही ये था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में बने रहना चाहते हो या लोकसभा राज्यसभा में मेंबर बनना चाहते हो तो इस देश का नागरिक होना आपको जरूरी है। तो जब आप दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे तो अपने देश की तो आपकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो जब आपकी नागरिकता ही चली गई तो हम आपको क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे पार्लियामेंट से, ठीक है। अच्छा, और जो पांचवा तरीका दे रखा है डिस्क्वालीफाई करने का वो क्या है? कि अगर भविष्य में पार्लियामेंट कोई नया कानून बना दे डिस्क्वालीफाई करने का, तो उसके तहत भी फिर डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। पक्की बात? ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई थी, ऐसे ही उसी तरीके से इसी सेम एक्ट के अंदर, इसी सेम अधिनियम के अंदर कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जिसके आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब ये जो एक्ट है ये एक्स्ट्रा बातें बताता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और ये एक्स्ट्रा बातें इस संदर्भ में भी बताता है कि किन आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो और क्या डिस्क्वालीफाई करने का तरीका बताया है इस एक्ट ने? तो ये एक्ट कहता है कि अगर तुम इलेक्शन के दौरान दोषी पाए गए और तुमने इलेक्शन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, यह पता लगा लिया गया,
तो फिर तुम्हारी जो पार्लियामेंट की सदस्यता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। या फिर अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा कैद में रखा गया है, मतलब वो 2 साल से ज्यादा जेल में रह के आया है, तो भी फिर हम उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर फिर उसको नहीं बनने दिया जाएगा अगर आप 2 साल से ज्यादा जेल में रह के आए हो तो। ठीक है। यहां पर दोस्तों एक शब्द लिखा हुआ है निवारक हिरासत, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक हिरासत ये मैंने आपको बहुत ज्यादा गहराई में तब पढ़ाया था जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। निवारक हिरासत का मतलब होता है कि आपने किसी भी तरीके का कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद आप कर सकते हो, तो इसीलिए हम आज ही आपको कैद करके रख लेते हैं। समझ में आ रही है बात कि आपने भविष्य में हो सकता है कोई अपराध आप कर सकते हो, तो इसलिए हम आपको पहले से ही हिरासत में रख रहे हैं। इसको हम नजरबंद भी करना कहते हैं, और अक्सर ये जेल के अंदर नहीं किया जाता, अक्सर आपके घर में ही आपको नजरबंद कर दिया जाता है। बाहर पुलिस तैनात कर दी जाती है और आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी को नजरबंद करके रखा हुआ है पिछले 2 साल से, तो फिर हम उसको नहीं काउंट करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दो, क्योंकि वहां तो उसने कुछ किया नहीं है, वो तो तुमने भविष्य में कुछ ना कर दे उस आधार पर उसको तुमने कैद करके रखा है। लेकिन अगर किसी ने सच में कुछ अपराध किया है और उसके लिए वो 2 साल से ज्यादा जेल में रह के आया है, तो फिर हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यहां पर शामिल नहीं की जाएगी। तीसरा और तरीका क्या बताया है इस एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई करने का? भैया चुनाव के दौरान तुमने जितने भी खर्चे करें, अगर तुम उन खर्चों का चिट्ठा जमा नहीं कर पाए तो हम तुमको क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर तुम किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हो तो भी तुमको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हो तो मतलब तुम भ्रष्टाचार करने का इरादा रख रहे हो। कहां फॉलो करते यार इस पॉइंट को, सीधी सी बात, और ना इस पॉइंट को फॉलो करते। ज्यादातर डिस्क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट को फॉलो किया ही नहीं जाता। ज्यादातर को सिर्फ एक ही चीज है जिसको डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में रखते हैं, और वो क्या होता है? वो होता है दल बदल करना। जब कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है, किसी ने बीजेपी की टिकट से इलेक्शन जीता, बीजेपी के नाम पर इलेक्शन जीता, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद अब उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो फिर हम ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, निकाल देंगे कि भाई तू जा, अब तू खत्म है तेरी कहानी, अब अगला चुनाव लड़के आना। वहां पर बहुत सीरियस होते हैं ये लोग, लेकिन ये काम की चीजों में सीरियस नहीं होते। उसके बाद अगर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर, दोस्तों जब मैं आपसे कहता हूं ना पार्लियामेंट का मेंबर, तो मैं बाय डिफॉल्ट लोकसभा की भी बात कर रहा हूं और राज्यसभा की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं वो क्या यूज कर रहा हूं? संसद, यानी कि पार्लियामेंट। इतना आप सभी को दोस्तों क्लियर होता है? पक्की बात। ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर किसी ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर किसी ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है जिस कंपनी में सरकार का 25% से ज्यादा शेयर लगा हुआ है, तो फिर उस व्यक्ति को हम पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि भैया तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो जिस कंपनी में सरकार का 25% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, मतलब तुम डेफिनेटली भ्रष्टाचार कर रहे हो, अपना फायदा देख रहे हो। ठीक है। तो भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सरकारी सेवा के तहत करप्शन के मामले में निकाल दिया गया था, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम मेंबर नहीं बनाएंगे पार्लियामेंट का, उसको क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऐसा कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो दुश्मनी भड़काने का प्रयास करेगा और उस पर यह आरोप लगाया गया है कि दुश्मनी भड़काने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सामाजिक रूप से कुछ गलत किया हो, जैसे कि अछूत यानी कि अनटचेबिलिटी फैलाई हो उसने, या सती प्रथा करवाई हो उसने, या दहेज मांगा हो उसने, या फिर कोई और सामाजिक अपराध किया हो उसने, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम सामाजिक रूप से कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा सामाजिक अपराधी है, और हम ऐसे व्यक्ति को भी क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ठीक है। अच्छा, इन सच डिस्क्वालिफिकेशंस, मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना 8वें नंबर का,
इस प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन की बात जब भी आती है और इस आधार पर जब आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करते हो तो वहां पर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं साहब। वहां पर कौन डिसाइड करते हैं? वहां पर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। किससे पूछने के बाद? इलेक्शन कमीशन से पूछने के बाद, निर्वाचन आयोग से पूछने का की बात कि भैया हम सच में इस व्यक्ति को हटाएं या ना हटाएं। ठीक है, इस वाले पॉइंट में प्रेसिडेंट का कनेक्शन भी यहां पर जोड़ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि डिफेक्शन डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल करना। मतलब आप चुनाव लड़े किसी और पार्टी से, आप चुनाव जीते भी उसी पार्टी से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने पार्टी चेंज कर ली। ये तो वही बात हो गई कि सामने वाले का नाम, सामने वाले की पार्टी के नाम का आपने यूज कर लिया, उससे चुनाव जीत गए और बाद में आपने अपनी पार्टी बदल ली। तो फिर उस परिस्थिति में आप कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के, आपको निकाल दिया जाएगा। खत्म हो गई आपकी कहानी। ठीक है, तो देखो जब भी दोस्तों आपको दल बदल का आरोप लगा के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो ये सेक्शन, ये पूरी कहानी हम संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत पढ़ते हैं। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। कल मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि राज्यसभा के अंदर मुझे कितने मेंबर बिठाने हैं, कितने मेंबर नहीं बिठाने हैं। ये पूरी कहानी हम कौन सी अनुसूची के तहत, कौन से स्केड्यूल के तहत पढ़ते हैं, तो वो आपको कमेंट में उसका जवाब देना है। राज्यसभा में हम कितने बिठाने हैं, कितने नहीं बिठाने, उसकी बात पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सी अनुसूची है बताइएगा आप। परंतु अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दल बदल का आरोप लगा के हटाया जा रहा है तो उसको हम कौन सी अनुसूची में कवर करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 10वीं अनुसूची। दल बदल का आरोप कब लगाया जाता है आपके ऊपर? कि अगर आपने सामने से अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दी, यानी कि आप जिस पार्टी के मेंबर हो, आप अगर बीजेपी के मेंबर हो और आपने सामने से बीजेपी की सीट को जो है छोड़ दिया, अपनी इच्छा से आपने क्या कर दिया? बीजेपी की सीट को आपने छोड़ दिया, आपने अपनी पार्टी ही छोड़ दी। तो अगर आप अपनी पार्टी को छोड़ देते हो चुनाव जीतने के बाद, तो फिर इसका मतलब यही माना जाता है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हो या आप भविष्य में कोई और पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हो। तो इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं? डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो अगर आप चुनाव चुपचाप जीत चुके हो तो 5 साल चुपचाप काम करो, उसके बाद पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दो, फिर कोई आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। ठीक है, या फिर अगर आपने अपनी पार्टी के खिलाफ ही वोट कर दिया, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ ही वोट कर रहा है तो क्या वो सच में उस पार्टी का है? और जब वो सच में उस पार्टी का नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को हम बिठा ही क्यों रहे हैं? भाई तू जिस पार्टी से जीत के आया तो उसी पार्टी का सगा नहीं है, तो उसी पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, तो तुम लोग चुनावी काय को लड़ा उस पार्टी से, तो हम तुझे क्या करेंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यहां पर ये जो शब्द का यूज किया है ना दोस्तों, विप, विप का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? विप मतलब ऐसा व्यक्ति होता है, विप मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कोई भी पार्टी अपॉइंट करती है। मान के चलो इसे बीजेपी ने अपॉइंट किया और बीजेपी अपने ही किसी सांसद को विप बना देगी। क्या बना देगी? विप। तो विप एक तरीके की पोस्ट है जिसपे एक पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी बंदे को बिठाती है और इस व्यक्ति को पता है क्या काम दिया जाता है? इस व्यक्ति को यह काम दिया जाता है कि भाई ये तेरा काम है इस बात को सुनिश्चित करना कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा में किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर वोटिंग होनी है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि पार्टी के सारे मेंबर उस दिन चुपचाप आ जाएं। ऐसा ना हो कि वो घर पे बैठे हुए हैं, उन्होंने छुट्टी कर रखी है, पता चला हमारी पार्टी की मेजॉरिटी है, सारे आधे से ज्यादा मेंबर हमारी पार्टी के हैं, लेकिन मूर्ख कहीं के वो उस दिन आए नहीं तो फैसला हमारे अगेंस्ट में चला गया। तो विप का ये काम होता है इस बात को सुनिश्चित करना कि सारे लोग मौजूद रहें जब भी किसी इंपॉर्टेंट फैसले पर वोटिंग होनी है। या फिर विप का एक और भी काम रहता है इस बात को सुनिश्चित करना कि पार्टी का कोई भी मेंबर गलती से भी पार्टी के विरुद्ध ना जाए। तो अगर विप ने तुमको कह रखा था कि बेटा तुझे हां पर वोट दबाना है, तुझे हां पर वोटिंग करनी है, और तूने हां पर वोटिंग नहीं करी और तू विप के डिसीजन, विप के फैसले के विरुद्ध गया और तूने विरुद्ध जाके वोट किया, तो भाई फिर तू उस पार्टी का नहीं है, तो उस पार्टी का भी सगा नहीं है, तुझे हम क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है। या फिर अगर कोई निर्दल सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि आपने चुनाव जब जीता तो आप इंडिपेंडेंट मेंबर थे, आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे। अगर आप देश में किसी पार्टी के मेंबर नहीं हो उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट रूप से आप चुनाव लड़के जीत सकते हो, और जब आपने चुनाव जीत लिया आपने उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो भाई तुम लड़े थे निर्दल विदाउट एनी पार्टी, अब तुमने पार्टी को ज्वाइन कर लिया चुनाव जीतने के बाद,
तो ये फिर तुम दोगले हो, तो अब हम तुमको दल बदल का आरोप लगा के तुमको हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब आपको पता है कि लोकसभा के अंदर तो नॉमिनेट मेंबर का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया है, राज्यसभा में 12 बंदे नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो अगर कोई मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर जो चुनाव जीत के नहीं नॉमिनेट होके आया था, वो आफ्टर नॉमिनेशन जब वो मेंबर बना है तो उसके 6 महीने बाद उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। भाई तू नॉमिनेट होके आया था, तू कोई अच्छी फील्ड का बंदा था, हमने तो ये नॉमिनेट किया, मेंबर बनाया, अब तुमने जाके पार्टी ज्वाइन कर ली। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम आपको क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। पक्की बात समझ में आई दोस्तों। अब देखो यहां पर, ये देखो, दल बदल का आरोप लगा के डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना। तो राज्यसभा के किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, सभापति, वो फैसला करते हैं। अगर लोकसभा के किसी मेंबर को डिफेक्शन यानी कि दल बदल का आरोप लगा के हटाना है तो उसका फैसला लोकसभा के स्पीकर करते हैं। यानी कि जिस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे अपने हाउस में से किसी मेंबर को दल बदल के आरोप पर निकालना है या नहीं निकालना है। और ये जो भी फैसला लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की जांच कर सकती है। ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। पता चला कि राज्यसभा का चेयरमैन ने गलत फैसला ले लिया, किसी को जबरन बाहर निकाल दिया, लोकसभा के स्पीकर ने गलत फैसला ले लिया, किसी को जबरन बाहर निकाल दिया, तो ये जो भी फैसला लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले का जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्लियर कट कह दिया था। दोस्तों, अगर आपने मेरे प्रीवियस पॉलिटी के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, यह हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कि मूल संरचना का यह हिस्सा है। पक्की बात। और ये जो कॉन्सेप्ट आया था बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ये केशवानंदा भारती केस 1973 से आया था। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बहुत खूबसूरती से पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हों तभी मजा आता है आगे बढ़ने में, ठीक है। तो दोस्तों यहां से फिर मैं आपको जो है कल पढ़ाऊंगा आगे, और इस हेडिंग में यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है दोस्तों अब हम यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आज का जो समय हो चला है दोस्तों, आज का समय हो चला है समाप्त, और अब मुझे रात हो गई है, 9:15 के आसपास बज गए हैं, और 9:15 पर मुझे जाना ही पड़ता है, वरना फिर बहुत रात हो जाएगी, फिर अगले दिन दिक्कत होगी। नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स की प्रिपरेशन है, कोर्स में अपलोड करने पड़ते हैं लेक्चर, उनके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, समय लगता है हर चीज़ में। तो आज के लिए मैं फिर आपसे चाहूँगा क्या, आज के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं, और यूं ही सिलसिला प्यार से बढ़ता रहेगा आगे। और मुझे बता दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक बात का जवाब दे दीजिए कि क्या आपको पार्लियामेंट चैप्टर नहीं, चैप्टर तो छोटे बच्चे बात करते हैं, पार्लियामेंट जो टॉपिक है, पार्लियामेंट टॉपिक के अंदर अगर मैं 15-20 लेक्चर या हो सकता उससे ज़्यादा भी पढ़ा दूं, लेकिन इसी लेवल का पढ़ाऊं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है उससे? अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इतना लंबा मत पढ़ाओ, बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ाओ, कौन सा हमको एग्जाम क्रैक करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।